Assalamualaikum everyone. Sorry for the inconvenience. Let's start. My name is Umayma Naim. I'm from final year MBBS JSMU. ठीक है. Today we will go for data analysis. ठीक है. हम की थोड़ी सी basics पढ़ेंगे कि what is the concept behind different types of test. ठीक है. We have divided this into 2 days. ठीक है. पहले दिन जो है हम लोग थोड़ी सी सेटअप ऑफ द डेटा करेंगे कि किस तरीके से जो है हम इनिशियली चीजों को जो है सेट कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो कल वाला दिन होगा उसमें हम लोग टेस्ट रन जो है मेन जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, लाइक पी वैल्यू वगैरह, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल नो कि वो पी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, वो वाले जो टेस्ट होंगे वो हम इंशाल्लाह कल के लिए प्रोसीड करेंगे. ठीक है. ओके. तो बिफोर बिगनिंग हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज को एनालाइज कर लेते हैं कि डिफरेंट थिंग्स क्या होती हैं जो हम यूज करेंगे आगे, तो आप लोगों को नो हाउ हो कि क्या डेफिनेशंस हैं और इनका क्या मतलब है. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये होता है कि सपोज आई हैव अ नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, लाइक 20 वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको एक एक करके देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो आई वांट कि 20 की एक समराइज्ड फॉर्म मेरे पास अवेलेबल हो. ठीक है. उस समराइज्ड फॉर्म को, ठीक है, लाइक सिंपली एक सॉरी अगर किसी का माइक ऑन है तो काइंडली टेक इट ऑफ. कभी बार वर्जन नहीं भी सकता. अभी बंदी ने कैनेडियन वर्जन बोला है, उसका बनाना हो गया, तो मैंने बोला तो हालांकि वो मुझसे मांग रही थी. Guys, kindly turn off your mics. Yeah, thank you so much. ठीक है. ठीक है. तो सिंपली क्या होता है कि अगर इनकेस कोई बहुत बड़ी सी आपको आर्टिकल दे दिया जाए, ठीक है, एज कम्पेयर टू पूरे आर्टिकल को पढ़ने के हम क्या करते हैं, उसको एक समराइज्ड फॉर्म में हमें चाहिए होता है कि हम उसको देख लें और ओवरव्यू ले लें. ठीक है. तो सेम अप्लाइज हियर कि अगर बहुत सारी वैल्यूज हैं तो उसकी एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आ जाए, उस चीज को लेके आने के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज की जाती है. ठीक है. अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो है मीन, मीडियन एंड मोड आते हैं. ये क्या होते हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, ठीक है, हम उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे. देन गो फॉर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि हम लोग यूजली रिसर्चेस में क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास अगर हम सपोज मैं ले रही हूँ कराची की पॉपुलेशन, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं कराची के एक एक बंदे से जाके सैंपल कलेक्ट करूँ, ठीक है, क्वेश्चनर फिल करवाऊं उनसे, तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है. तो वी सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारा सैंपल होता है, ठीक है, और वो सैंपल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरी पॉपुलेशन. गॉट इट. तो बाद में क्या होगा कि मैं कुछ उस सैंपल पे जिसपे मैंने अपने जो है डेटा कलेक्शन की है, मैं उस पे कुछ टेस्ट रन करूंगी, ठीक है, उन मैंने सैंपल पे किए हैं वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे भी अप्लाई होते हैं. ठीक है. तो ये वो स्टैटिस्टिक्स हैं जो हमें बताती हैं कि भाई अगर आप सैंपल पे ये चीज अप्लाई कर रहे हैं तो इज इट वैलिड टू अप्लाई फॉर द होल पॉपुलेशन और नॉट. ठीक है. तो यहाँ पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम आता है. देन उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर. ठीक है. टाइप्स ऑफ डेटा में मेनली जो हम कैटेगराइज करते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं. एक होता है क्वालिटेटिव डेटा में वो डेटा आ जाता है जो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है या अल्फाबेट्स की फॉर्म में. ठीक है. वो क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा में आ जाएगा. लाइक सपोज मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये एक वर्ड्स हैं. आई कांट डू मैथमेटिक्स ऑन दैट. मैं ये नहीं कह सकती कि मेल इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ फीमेल. ठीक है. मतलब मैं इस पे मैथ्स अप्लाई नहीं कर सकती. तो ये वाली चीजें जो होती हैं वो क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा में आ जाएगी. अच्छा. दूसरा जो हमारे पास डिवीजन है वो क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा होता है. ठीक है. क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में है, नंबर्स की फॉर्म में है. ठीक है. और इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं. लाइक 1 × 2 = 2, 3 × 2 =
ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, वो वाली डेटा जो होगा हमारा न्यूमेरिक कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक और बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में ये होती है कि वो दो वैल्यूज जिसके दरमियान में अगर सेम डिफरेंस आ रहा है, लाइक 2 और 3 में सेम डिफरेंस इज 1, ठीक है, इसी तरीके से 5 और 4 में भी डिफरेंस आना चाहिए 1 का। ठीक है, तो अगर वैल्यूज के दरमियान में फिक्स्ड Sorry for the डिफरेंस आ रहा है interruption, तो Umaima. वो लाई करता है इन द क्वांटिटी। I'm very sorry for the interruption, but can you please go to the view mode? View mode, अच्छा, स्लाइड शो मोड, ओके। Is it okay? Yeah, thank you so much. ठीक है गाइस, अच्छा हम आगे थे क्वांटिटेटिव के अंदर। क्वांटिटेटिव में हम ये बोल रहे थे कि इसके लिए मैथमेटिक्स की बेसिस में वो तमाम डेटा आता है जिसके अंदर अगर हम वैल्यूज को देखें तो हर वैल्यू के दरमियान में एक फिक्स्ड टाइप ऑफ डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा में आता है। लाइक एज को अगर आप ले लो तो एज में 15 है, 16 है, तो दैट गोज इन द न्यूमेरिकल डेटा। ओके, अब हमने क्या करना है कि इस जो है न्यूमेरिकल डेटा जो है टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा, अब हमने उसको मजीद डिवाइड किया हुआ है दो कैटेगरीज के अंदर। एक होती है नॉमिनल डेटा और एक होता है ऑर्डिनल डेटा। ठीक है, नॉमिनल डेटा वो होता है जिसको मैं किसी कैटेगरी मतलब किसी रैंक्स में डिवाइड नहीं कर सकती। लाइक मेल फीमेल ले लेते हैं। ठीक है, मेल फीमेल में क्या होगा कि मैं मेल को सुपीरियर देन फीमेल नहीं कह सकती, ना ही फीमेल को सुपीरियर देन मेल कह सकती। ठीक है, आई एम जस्ट डिवाइडिंग इट, मैं उसको रैंक्स में डिवाइड नहीं कर सकती। तो वो फिर हमारे नॉमिनल, मैरिड अनमैरिड। ठीक है, मैं इसको कैटेगराइज नहीं कर सकती कि भाई मैरिड सुपीरियर देन अनमैरिड। ठीक है, तो ये नॉमिनल कैटेगरी में आ जाता है। ऑर्डिनल कैटेगरीज में वो क्वालिटेटिव डेटा होता है जिसको हम एक लॉजिकल ऑर्डर में कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक रैंक्स, ग्रेड्स हो गए। ठीक है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। लाइक अगर मैं इस सेशन के बाद आपसे एक फीडबैक लेती हूँ कि मुझे फीडबैक दें और आप लोग दे रहे हो कि एग्री, डिसएग्री और समथिंग लाइक दैट या सेटिस्फाइड, ठीक है, तो मैं इसको एक रैंक दे सकती हूँ। इसी तरीके से साइज ऑफ क्लोथ्स हैं, लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, तो मैं इसको एक रैंक दे सकती हूँ कि स्मॉल सबसे छोटा है, फिर मीडियम है, फिर उसके बाद लार्ज और उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है, तो ये वाली जो कैटेगरी होगी वो हमारे पास कहाँ आ जाएगी, ऑर्डिनल वेरिएबल्स में आ जाएगी। ओके, डेटा में क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एंड इंटरवल। ये रेशियो वो चीज होती है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है, मतलब एब्सेंस होती है किसी चीज की। लाइक एग्जांपल लें तो नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, अगर मैं उसको नंबर ऑफ पीपल को जीरो लिख रही हूँ तो देयर मीन्स कि वहां पे कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है, एब्सेंस ऑफ द पीपल। ठीक है, अगर इंटरवल को एज कम्पेयर टू इंटरवल को लो तो वहां पे क्या है कि जीरो नहीं आता वैल्यूज के दरमियान में। लाइक एग्जांपल टाइम की ले लेते हैं। ठीक है, रात के 12 बजते हैं, अगेन टाइम स्टार्ट हो जाता है, देयर इज नो पर्टिकुलर जीरो इन बिटवीन वैल्यूज। ठीक है, तो वो वाली चीज कहाँ आ जाएगी, इंटरवल वैल्यूज में आ जाएगी। इन केस अगर जीरो आ रहा है तो वो रेशो। टेम्परेचर की एग्जांपल ले लेते हैं। टेम्परेचर में क्या होता है वैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर जीरो को भी हम कंसीडर्ड करें और उसकी बेसिक्स में जाएं तो जीरो का मतलब क्या है कि वहां पे अभी टेम्परेचर जीरो नहीं है बल्कि कुछ मोशन अवेलेबल है ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे एब्सेंस शो नहीं हो रही, वहां पे मोशन चल
मॉलिक्यूल। स्केल में ये होता है कि कौन से पेन से पूछ रही हूँ, सिवियरिटी ऑफ पेन, और उसको मैं बोल रही हूँ और 10 जो है वो हाईएस्ट है, तो आपने इसमें से कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, सपोज उन्होंने 4 सेलेक्ट किए। ठीक है, 4 क्या है, मैं सोचूंगी 4 तो नंबर है, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो समझो कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, लेकिन आप उसको एक किसी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, वो अभी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन अभी वो कैटेगोरिकल डेटा है। कैटेगोरिकल डेटा क्यों है? क्योंकि 0 इज सबसे कम, मैं उसको ऑर्डिनली रैंक्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो रैंक वाली बात हमने की थी वो कैटेगोरिकल डेटा में की थी। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को समझ के फिर उसको कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि ईदर इट इज फॉलोइंग इन क्वालिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, अब चलते हैं, एक और चीज है जिसके वर्ड्स आप लोगों को आगे बहुत मिलेंगे, वो होता है डिस्क्रीट डेटा या कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, ये एक अनदर टाइप ऑफ डिवीजन होती है क्वांटिटेटिव डेटा की। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा में डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं एक डाइस की। ठीक है, आपने एक डाइस को रोल किया। ठीक है, उसमें क्या होगा, 1 या 6 में से कोई एक फिक्स नंबर आएगा। ठीक है, जिसको रेशियोज में नहीं आएगा या डेसिमल पॉइंट्स में नहीं आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। तो इस चीज को डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड आइलैंड्स, अलग अलग चीजें। ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, जो एक स्केल की फॉर्म के अंदर है, उसके मजीद हमने सब डिविजन्स की हुई है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है 1.1, 1.1, हाँ, 1। वो तो दिल ठीक है, ये आपका SPSS का इंटरफेस है। अब मैं आप लोगों को 2 तरीके से जो है SPSS को यूज करना सिखाऊंगी। ठीक है, एक हम मैनुअल तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को नो हाउ हो जाएगा कि क्या चीज है और कहाँ कहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है SPSS के। ठीक है, अब देखो ये वाला पूरा लैंडिंग पेज ऑफ द SPSS है, इसके 2 व्यूज होते हैं। ठीक है, एक डेटा व्यू है और एक वेरिएबल व्यू है। ठीक है, वेरिएबल अगर हमने बनाने होते हैं, वेरिएबल मींस हेडिंग, लाइक एज हो गया, जेंडर हो गया, कोई भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो वो वेरिएबल व्यू में आएगा। गाइस, अभी भी किसी का माइक ऑन है, प्लीज काइंडली माइक ऑन कर दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। सपोज वेरिएबल व्यू के अंदर मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ ID। ठीक है, अब जब मैंने ID लिखा और एंटर किया, तो खुद ब खुद जो है कुछ चीजें जो है SPSS ने अपलोड कर दी है। ठीक है, अब एक और चीज मैं करके दिखा लेती हूँ। इस नेम के अंदर सपोज अगर मैं कोई नंबर ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो नंबर यहाँ पे डॉट ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो यहाँ पे या तो आप लोग विदाउट स्पेस कोई कंप्यूट कर सकते हैं वेरिएबल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, या कोई विदाउट स्पेसेस नंबर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ID टाइप उसने दी है न्यूमेरिक। इस न्यूमेरिक को देखते हैं। देखो SPSS में ना 2 चीजों का हमें काम है। ठीक है, इस टाइप के अंदर एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग वैल्यू। ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे शो की है। ठीक है, न्यूमेरिक का मतलब ये होता है 1 2 3 4। स्ट्रिंग अगेन क्वालिटेटिव वाली में आ जाएगा, जिसमें वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ID यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे बिट्स और डेसिमल्स है। मैं इस डेसिमल को 0 कर देती हूँ, क्योंकि मेरी ID नंबर जो है वो होल फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, विड्थ आगे, विड्थ इज कॉलम की विड्थ है, डेसिमल यहाँ पे चेंज हो गया। लेबल वो चीज है कि मैं ID को अगर कोई स्पेसिफिक नेम देना चाह रही हूँ, जो बाद में क्या होगा, मेरी एनालाइज करते वक्त जो टेस्ट मैं रन करूंगी उसके अंदर मुझे शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये वो लेबल वाली चीज आ जाएगी। लाइक सपोज मैं ID ऑफ पार्टिसिपेंट्स कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट रन करूंगी, तो अब मेरे पास जो मेन वहां पे लिखा हुआ आएगा वो ID ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ आएगा। सही है, इस वैल्यूज वाली चीज को भी छोड़ देते हैं। मिसिंग वैल्यू, यहाँ ये मिसिंग का मतलब क्या होता है, सपोज अगर मैं डेटा एंटर कर रही थी और इन बिटवीन डेटा एंटर करते करते मेरे पास कोई जगह थी जो मुझसे मिस आउट हो गई है। ठीक है, तो मैं वहां पे इसको ओपन करके यहाँ पे लिख सकती हूँ कोई भी मिसिंग वैल्यू। सपोज के मैं करना चाह रही हूँ कि इसको मैं 44 से शो कर दूँ। ठीक है, तो
क्या होगा कि SPSS खुद ब खुद जहां जहां भी मैं कोई जगह छोड़ूंगी वहां पे वो 44 लिख देगा उसकी जगह। ठीक है, और जब एनालाइज कर रही होंगी तो डेटा में जो है मुझे वो 44 अलग से शो हो रहा होगा और मुझे पता चल जाएगा कि ये मिसिंग वैल्यू के अंदर से आया है। ठीक है, हमारे एनालाइज करते वक्त कोई मसले नहीं आएंगे। एक्चुअल तरीका ये होता है कि जब आप कोडिंग कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर तो उसी वक्त जो है हम मिसिंग वैल्यूज को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं लाइक इफ यस वाले। ठीक है, तो इफ यस वालों में क्या होगा कि अगर यस करेंगे तो आगे वाले फिल आउट करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो अगर जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उनमें हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे रिस्पोंडेंट के रिस्पॉन्स का हिस्सा है। तो उस वक्त हम इस मिसिंग वैल्यू का यूज कर सकते हैं, वहां पे एक स्पेसिफिक मिसिंग वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स अगेन वही है, यहाँ पे जो ये वाली चीज होती है ये कॉलम्स हैं। अलाइनमेंट इसके डेटा में किस अलाइनमेंट में शो हो रहा है एंड द मेजर, ये वाली काम की बात है। तो यहाँ देख लेते हैं SPSS में स्केल, ऑर्डिनल और नॉमिनल मेजर्स यूज होता है। ठीक है, ये वही वाली चीज है जो अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं टाइप्स ऑफ डेटा में, कि देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव के लिए जो है दो चीजें दी हुई है, ऑर्डिनल और नॉमिनल, और जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है उसके लिए स्केल यूज। ठीक है, इधर रेशो है, डिस्क्रीट है, जो भी फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव हमने पढ़ी है वो सारी स्केल के अंदर आएंगी। सपोज ID मेरे पास अभी स्केल है तो हियर इट इज। ठीक है, अब डेटा व्यू में जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके डेटा एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अब चलते हैं, अब इसको अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सपोज लेट्स सी, अब देखो ये वाली एक्सेल शीट है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं SPSS के अंदर। ठीक है, ये वाली एक्सेल शीट जो है यूजुअली आप लोग सेव कर सकते हो जब आप लोग क्वेश्चन या गूगल फॉर्म्स में करते हो तो वहां से सेव का ऑप्शन होता है, वहां से एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली आपके पास इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, क्या मैं इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से SPSS में अपलोड कर सकती हूँ? नो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि SPSS यूजुअली जो है स्ट्रिंग वैल्यूज को एनालाइज नहीं कर सकता। मैंने आप लोगों को अभी बताया था क्वालिटेटिव डेटा में हम मैथमेटिक्स से इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस काम के लिए हमें क्या करना होता है कि जो ये हमारा ये वर्डिंग की फॉर्म में अब डेटा अवेलेबल है उसको मैं चेंज कर दूं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा ऑप्शन एक एक्सेल में भी हम कर सकते हैं और SPSS में भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से करके बताऊंगी। पहले हम एक्सेल में देख लेते हैं। एक्सेल में एक शॉर्टकट है Ctrl+F, इससे आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस वाला एक बॉक्स अवेलेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ सबसे पहले कोई मैं ले लेती हूँ मेल एंड फीमेल ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं फाइंड वर्ड फीमेल, ठीक है, और इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ विद 1। आई थिंक अब ऑप्शन क्या है? 166 रिप्लेसमेंट्स ऑल टाइम। ठीक है, इसी तरीके से आपने हर क्वेश्चन के लिए करनी होती है। लाइक अब मैं मेल के लिए कर देती हूँ, देखो 96 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन के लिए करनी है। अब इट इज डिफिकल्ट कि मैं याद रख सकूं बाद में कि मैंने मेल के लिए क्या यूज किया था, फीमेल के लिए क्या यूज किया था। हर क्वेश्चन में कोडिंग को याद रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चनियर होता है, ठीक है, जो ये क्वेश्चनियर है ना इसको मैं सपोज यहाँ पे साइड में अपने पास रख सकती हूँ और एक एक करके जो जो मुझे ऐड करना है मैं इसके हिसाब से करूंगी। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है व्हाट मैट्रेस डू यू स्लीप ऑन, तो उसमें हार्ड मैट्रेस 1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँ, हार्ड मैट्रेस वाले जो ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है इसमें मैं हार्ड मैट्रेस को 1 दे सकती हूँ। ठीक है, सॉफ्ट मैट्रेस को 2 दे सकती हूँ। इस तरीके से जो जो क्वेश्चन है मैं आपका सीक्वेंस है आप उस तरीके से कोडिंग कर लेते हो। ठीक है, कोडिंग इज आसान। अच्छा, अब एक और तरीका मैं आप लोगों को
ये वाली चीज सपोज अब मैंने ना कोडिंग करके रखी हुई है ऑलरेडी। इस कोडिंग से पहले एक और चीज कर लेते हैं, दैट इज ये वाला काम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके ना क्वेश्चनियर्स में होता है मल्टीपल रिस्पॉन्स ऑप्शन वाला। ठीक है, मल्टीपल रिस्पॉन्स ऑप्शन में ये होता है सपोज ये वाली चीज, ठीक है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चनियर्स में होता है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस एट अ टाइम आप सेव कर सकते हो। ठीक है, लाइक ये क्वेश्चन है, व्हाट आर योर यूजुअल एसोसिएटेड सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस पीरियड, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि एक बंदे ने, एक रिस्पोंडेंट है, उसने क्रैम्प्स भी अप्लाई किए हुए हैं, फटीग भी है, मूड चेंजेस भी हैं, और मूड चेंजेस के अंदर फर्दर चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो इसकी कोडिंग कैसे होती है? इसकी कोडिंग का तरीका, ये एक फॉर्मूला है, इसको हम लेके चलते हैं। ठीक है, ये वाली चीज इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, ये वाली चीज मैंने पहले से, आप लोगों ने इसको ऐड करके रखना है, लाइक वो SPSS में आपके पास इस तरीके से शो होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक एक जो भी रिस्पॉन्स आया उसको अलग से यहाँ पे अप्लाई करके रखना। ठीक है, क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख के रख लो, और उसके बाद ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये फॉर्मूला या कॉपिंग पेस्टिंग। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि इफ यहाँ पे अगर कोई वो चीज प्रेजेंट होगी तो वो अप्लाई हो जाएगी एज 1। ठीक है, और अगर कोई चीज एब्सेंट होगी तो वो वहां पे 0 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इसको एंटर करते हैं तो देखो यहाँ पे ब्रेस्ट टेंडरनेस 0 आ रही, क्योंकि इस वाले रिस्पोंडेंट ने ब्रेस्ट टेंडरनेस को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, अगेन मैं इसको यूं करके करती हूँ तो खुद ब खुद यहाँ पे सारी चीजें लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता है मामला। अब क्या होगा कि जब मुझे SPSS में चाहिए होगा, आई विल कॉपी दीज 4 कॉलम्स। ठीक है, और उसको मैं वहां जाके पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, हाँ में मामला खत्म हुआ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि SPSS में आपने फाइल कैसे इंपोर्ट करनी है ऑफ द एक्सेल। ठीक है, यहाँ इंपोर्ट का भी ऑप्शन यूजुअली अवेलेबल होता है, इनके आपके के SPSS में अवेलेबल हुआ तो यूज दैट, वरना हम ओपन वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे जा रही हूँ, ये मैंने कोडेड वर्जन जो है ना सेव किया हुआ, और इसको मैं ओपन ओके। सो देखो, अब ये मेरे पास क्या हुआ है कि पूरा डेटा अवेलेबल हो गया इन द फॉर्म ऑफ सब चीजें मेरे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया गाइस? अच्छा, कोडिंग इन केस अगर आपने एक्सेल में नहीं की हुई तो कोडिंग का एक ऑप्शन होता है यहाँ पे अवेलेबल होता है, ट्रांसफॉर्म में जाके ऑटोमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड में सपोज अगर मैं जेंडर को ले रही हूँ तो ये मेरा जेंडर वेरिएबल है, और न्यू वेरिएबल मैं बना रही हूँ जेंडर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल वर्ड्स कर देती हूँ। ठीक है, ऐड न्यू नेम हो जाएगा। अच्छा, नहीं, वो कह रहा है कि भाई ऑलरेडी अवेलेबल है, T1 करना। ओके हो गया, सही है। अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे जो भी जेंडर की वैल्यूज उसने ऑटोमेटिकली मुझे शो कर दिया। अभी तो मैंने कोडेड वर्जन में ही कोडिंग कर दिया, तो सपोज अगर यहाँ में मेल फीमेल होता तो वो मेल को खुद ब खुद 1 दे देता और फीमेल को खुद ब खुद 2 दे देता। तो इस तरीके से हम SPSS के अंदर भी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो, अब एक एक करके हम समझते हैं कि हमने SPSS में कैसे काम करना है। ओके गाइस, अच्छा अब देखो ये कोडिंग, एक और चीज का मसला ये है, सपोज ये एज, देखो ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, इससे आप वापस से अपने कोडेड वर्जन से हट सकते हो। वेट अ सेकंड, देखते हैं। अच्छा गाइस, मसला ये है कि यहाँ पे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज पहले ऐड करनी पड़ेगी।
ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने कोडिंग करके जो वैल्यू अब वहां एक्सेल में मैंने कोड की थी वो मुझे वापस से यहाँ ऐड करनी पड़ेगी। 1 है, ठीक है, तो 1 मैंने वहां पे किसको दिया था, फीमेल को, दैट्स इट। ठीक है, 2 है, यहाँ पे मैंने किसको दिया था, मेल को दिया था, तो यहाँ पे ऐड करूंगी, यहाँ वैल्यूज पूरी मुझे ऐड करनी पड़ेंगी इसके बाद। ठीक है, तो अगर अब मैं डेटा व्यू में जा रही हूँ तो जेंडर में देखो, यहाँ से करने पे मेल फीमेल मुझे शो हो रहा है। ठीक है, ये वाला काम भी मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट जो है उसके ऊपर चलते हैं और चीजों को देखते हैं किस तरीके से। ओके, देखो अब ये वाला ऑलरेडी सारा काम हुआ हुआ है, कोडिंग भी हुई है, कोडेड वर्जन यहाँ अपलोड भी हुआ हुआ है, और मैंने वेरिएबल व्यू में जाके इनकी वैल्यूज भी सारी पुट की है जो जो मैंने वहां पे कोडिंग की थी। ठीक है, ये देखो ये वाली चीज यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से हर चीज जो है मैंने यहाँ पे ऐड की थी। गॉट इट। बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, बाकी सारी चीजें जो है नॉर्मली वैसी चल रही होती हैं, बाकी नॉमिनल वगैरह इसने सही सेट किया हुआ होगा, ऐसा कोई मिस्टेक्स नहीं होती। ठीक है, वरना लेकिन आप लोग एक दफा क्रॉस बैक चेक कर सकते हैं कि चीजें गलत तो नहीं है, सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। गॉट इट। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ जो कि है क्रॉनबेक्स अल्फा टेस्ट। ठीक है, फिर हम बाकी चीजों को रन अप करके देखते हैं, थोड़े से डिस्क्रिप्टिव्स को रन करके देखेंगे और उसके बाद वाइंड अप करते हैं चीजों को। ठीक है, क्रॉनबेक्स अल्फा टेस्ट क्या होता है या रिलायबिलिटी एनालिसिस क्या होता है, ये उस वक्त हम यूज करते हैं जब सपोज हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 30 है या 25 है। ठीक है, और हम चेक करना चाहते हैं हमारा क्वेश्चन जो है वो रिलायबल है भी या नहीं, हम उस पर मजीद काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम एक क्रॉनबेक्स अल्फा टेस्ट यूज करते हैं। सिंपली एक इंटरनल कंसिस्टेंसी शो करता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि सपोज मैं एक रिस्पोंडेंट से ये काम करवा रही हूँ, तो क्या ये मेरा क्वेश्चन यार सेम ऐसा ही रिजल्ट या उतनी ही वैलिडिटी के साथ मुझे दूसरे रिस्पोंडेंट में भी रिजल्ट देगा या नहीं देगा। हम कहाँ पे थे, लास्ट जो चीज हमने अभी थोड़ी सी पढ़ी वो थी रिलायबिलिटी एनालिसिस या पायलट एनालिसिस। ठीक है, ये हम उस वक्त करते हैं जब हमने क्या करना हो कि अपने क्वेश्चन की कंसिस्टेंसी चेक करनी हो कि इज इट वैलिड, कि हम उसको रिपीटेडली हर रिस्पोंडेंट के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपके क्वेश्चनियर्स के अंदर ऑलरेडी वो स्केल्स अवेलेबल हैं जो रिकमेंडेड है, लाइक डिप्रेशन के लिए PHQ-9 यूज होता है, ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी के लिए G87 यूज होता है। ठीक है, लाइक दैट अगर कोई आपके पास अवेलेबल स्केल्स हैं और आप उनको यूज कर रहे हो तो उनकी इंटरनल कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज एक्सीलेंट और गुड की कैटेगरी में आती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको चेक करना हमारे लिए जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि वी आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, अगर इनकेस आप खुद क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीज है, उसके लिए तो लाजमी तौर पे आपने सबसे पहले इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है, और ये कब करते हैं, जब आपके पास ऑलमोस्ट 25 to 30 रिस्पोंडेंट्स आ जाएं। ठीक है, तो वी आर गोइंग फॉर इट। मेरे पास एक डेटा सेट अवेलेबल है, ठीक है, और इसका मेरे पास 34 सैंपल साइज है। ठीक है, तो ये टाइम ऐसा है कि मैं इस पे अपना एनालाइज कर सकती हूँ कि इज इट माई डेटा गुड और नॉट। ठीक है, मैं अपना क्वेश्चन इस पे यूज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि ये ऑप्शन है एनालाइज का। ठीक है, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे ये स्केल ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे रिलायबिलिटी एनालिसिस का एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सपोज अब क्या होता है इस वाले टेस्ट के अंदर हम और एक साथ सारे वेरिएबल्स को उठा के चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूजली क्या होता है, सपोज अगर मैं कोई वेरिएबल चेक करना चाह रही हूँ स्लीप क्वालिटी। ठीक है, तो स्लीप क्वालिटी के लिए और मेरे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें आइटम्स अवेलेबल होंगे, मींस मेरे पास उस स्लीप क्वालिटी को असेस करने के लिए 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे, तो जस्ट मैं स्लीप क्वालिटी वाले क्वेश्चंस को उठाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो डेटा सेट है इसमें सपोज मेरे पास 2-3 क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रिलायबिलिटी का एक जो उसको जो असेस कर रहे थे वो हमने टोटल 6 क्वेश्चंस के थ्रू किया है। ठीक है, तो अगर मैं रिलायबिलिटी एनालिसिस करूंगी तो मैं इन्हीं 6 क्वेश्चंस को यूज करूंगी, बाकी को यूज नहीं करूंगी। ठीक है, फिर बाद में जब ये वाला काम हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट वेरिएबल के लिए मैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को यूज करूंगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी ये वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं जो भी इस वाले में है। और इनको यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी अल्फा सेलेक्ट है, इसका नाम होता है कॉन्वेक्स अल्फा टेस्ट। ठीक है, सो वी आर डूइंग दिस। अच्छा, अब ये आउटपुट विंडो आ गई है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वेक्स अल्फा 0.716। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 0.716 किस कैटेगरी में आ रहा है, तो इट इज गोइंग इन दिस वे। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब कहाँ पे जाके आपने अपने क्वेश्चन को ड्रॉप आउट कर देना है कि उसकी वैल्यू उस रेंज में आएगी, तो यू कांट यूज दैट। ठीक है, तो वो आपके पास आती है, यूजुअली हम 0.7 को कट ऑफ वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अगर 0.7 से अबव रेंज आ रही है तो वो एक्सेप्टेबल्स होते हैं। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर 0.7 से बिलो रेंज आ रही है तो हम उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं और हमें कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका जो है वो यूज करना है उसके लिए। गॉट इट? ठीक है, एक और चीज जो होती है इसी को यूज करते हुए, अब ये है कि या तो मैं पूरे इस चीज को लेफ्ट आउट कर दूं, या मैं क्या करूं कि कोई भी एक क्वेश्चन है उसको रिमूव करके देखती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है एनालाइज में, उसी तरीके से जाते हैं रिलायबिलिटी एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स में जाके यहाँ पे स्केल इफ आइटम डिलीटेड। ठीक है, और ओके करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो 0.716 वैल्यू आ रही है, ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोई एक क्वेश्चन हटाने से क्या मेरी कॉन्वेक्स अल्फा की वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ से मैं चेक करूंगी कॉन्वेक्स अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन 1 डिलीट करती हूँ तो इट विल गो टू 0.5। इसका मतलब मेरी अल्फा वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये ऑप्शन अच्छा नहीं है। 0.59 इज अगेन कम हो रही है वैल्यू, 0.56 इज अगेन कम हो रही है, 0.6 इज अगेन कम हो रही है, तो 0.8। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को रिमूव कर देती हूँ तो मेरी कॉन्वेक्स अल्फा की वैलिडिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये कर सकती हूँ मैं कि यहाँ से जो है अपना क्वेश्चन नंबर 6 को रिमूव कर दूँ। ठीक है, और बाकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे खाली जो है मैं अबव जो क्वेश्चंस हैं 6 से पहले वाले वो मैं यूज करवा लूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंसिस्टेंसी को चेक कर रहे होते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल वाले डेटा के ऊपर। सही है, और इसके ऊपर 2-3 चीजें और अप्लाई करके देखते हैं। ओके, इससे पहले मीन मीडियन मोड पे आ जाते हैं। अब हम डिस्क्रिप्टिव्स रन करना सीखेंगे कि अपने डेटा पे डिस्क्रिप्टिव्स कैसे रन करते हैं। ठीक है, कोई भी आर्टिकल आप लोग पढ़ते हो तो शुरू में क्या होता है कि वो जनरल ओवरव्यू अपने सैंपल का दे रहे होते हैं कि पार्टिसिपेंट्स इतने हैं, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, मीन एज इतनी है। ठीक है, और एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड है, ये सारी चीजें बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके डिस्क्रिप्टिव्स में आती हैं। अगेन डिस्क्रिप्टिव्स वही बात होगी, समराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसमें ना 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहले एक चीज होती है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आते हैं? मीन, मीडियन, मोड आते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उनमें से एक सिंगल मिडिल वैल्यू हमने चूज की है। एक सिंगल वैल्यू वो सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ठीक है, उसमें मीन आता है। मीन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? वो वैल्यू जो एक एवरेज है। ठीक है, वो मीन में आ जाती है। मीडियन में क्या होता है? मीडियन में वो चीज आ जाती है जो हम असेंडिंग ऑर्डर में करें, और उसके बाद जो मिडिल वैल्यू होती है हम वो मीडियन में लेते हैं। ठीक है, एंड मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा जो है रिपीटेड वैल्यू होती है वो हमारी मोड होती है। सही है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम मीन को देख लेते हैं। मीन हम कहाँ अप्लाई करेंगे? ठीक है, मीन उन जगहों पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होगा। ठीक है, और मीडियन भी हम न्यूमेरिकल डेटा में अप्लाई कर सकते हैं। मीन उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हमारे डेटा में आउटलायर्स नहीं है। आउटलायर्स का मतलब ये होता है कि सपोज एज है। ठीक है, एज मेरी मैंने सेट की हुई थी 16 to 45। ठीक है, ये मेरी एज की वैल्यू थी, रेंज थी। इन केस अगर कुछ रिस्पोंडेंट्स आ गए जिनकी एज जो थी वो 82 83 थी। ठीक है, तो मेरे नॉर्मल डेटा से बहुत ज्यादा आउट जा रहा है वो 82 83, तो वो आउटलायर्स में आएगा। इन केस अगर आपकी किसी वेरिएबल की वैल्यूज में आउटलायर्स अवेलेबल हैं तो उस केस में आप मीन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और उस केस में आपने क्या यूज करना होता है? मीडियन यूज करना होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये 2 एग्जांपल्स हैं, मैंने पबमेड से यूज की हैं। ठीक है, तो इसके एब्स्ट्रैक्ट में क्या है कि एक है डिटेक्टिंग वायरोलॉजिकल फेलियर इन HIV इंफेक्टेड टंजानियन चिल्ड्रन।
ठीक है, तो इन लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव में मेथड्स में यूज किया हुआ है देयर मीन एज वाज 10.6 इयर्स। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एज को इन द फॉर्म ऑफ मीन शो किया हुआ है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है हाई प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, उनके रिजल्ट्स में देखें तो यहाँ पे उन्होंने मीडियन एज को 28 इयर्स में मतलब मीडियन में जो है एज शो की है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मीडियन में शो करने का मकसद इनका यही होगा कि लाजमी तौर पे इनके वैल्यू जो एज की होगी उसमें आउटलायर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तभी उन लोगों ने मीडियन चूज किया। तो अगेन अगर आप लोग अपनी किसी भी न्यूमेरिकल डेटा पे मीन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो चेक करो कि वो एक आउटलायर्स उसमें अवेल तो नहीं है। इनकेस अगर आउटलायर्स नहीं है तो गो फॉर मीन, और अगर इनकेस आउटलायर्स हैं और आपको लग रहा है कि डेटा थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा है तो गो फॉर मीडियन। ठीक है, तो अब इसको हम अप्लाई करने से पहले आगे पढ़ लेते हैं ये वाली चीज भी। वेयर टू बी अप्लाई विच डिस्क्रिप्टिव। अब आ जाता है हमारे पास मोड। मोड क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा एक वैल्यू के अंदर नंबर आ रहा होता है उसको हम मोड बोलते हैं। ठीक है, अब मोड एक वाहिद सेंट्रल टेंडेंसी वाला वेरिएबल चीज है जो हम क्या कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा इज अगेन एग्री डिसएग्री नॉट एग्री। ठीक है, तो उस चीज में हम मोड अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल्स के लिए नहीं कर सकते उसमें क्योंकि दो चीजें आ रही हैं, लेकिन जहां पे आपके कैटेगोरिकल डेटा में दो से ज्यादा कैटेगरीज अवेलेबल होंगी वहां पे आप मोड अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि पार्टिसिपेंट्स ने ज्यादा चीज क्या सिलेक्ट की है। ठीक है, अदरवाइज कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम जस्ट क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं और उसके प्रोपोर्शंस देख लेते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि सिंपली हमारे पास जो है वेरिएबल्स हैं क्वालिटेटिव वाले, तो इसमें से फ्रीक्वेंसी और उनकी परसेंटेजेस शो की गई है। ठीक है, यूजुअली हमारा डेटा जो होता है सैंपल साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, अप्रॉक्स 300 के करीब होता है, तो हम यूजुअली उसके साथ परसेंटेजेस अप्लाई करते हैं। लेकिन इन केस 100 के अंडर अंडर आपका सैंपल साइज है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर। सिंपली कितने नंबर लोगों ने ये चीज अप्लाई की है या नहीं की, पार्टिसिपेंट्स कितने, नंबर इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके हम थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये एनालाइज वाली चीज है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैं लेना चाह रही हूँ एज, स्टैटिस्टिक्स ली मीन मीडियन मोड। एज नहीं करते, एज क्योंकि मेरे पास जो है वो राउंडेड शोल्डर्स है। एज मेरे पास कैटेगोरिकल डेटा में, उसका मसला मैं आप लोगों को फिर बताती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। अच्छा, मीन मीडियन, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू होता है जस्ट आई एम डूइंग मीन मीडियन, मोड यूज करने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, इसके साथ मैं स्टैंडर्ड डिविएशन यूज कर रही हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी यूज की थी, उसमें हमने क्या किया था, समराइज्ड फॉर्म को एक सिंगल वैल्यू दे दी थी। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है, सिंगल वैल्यू से डिस्पर्स्ड कितना है मेरा डेटा। सपोज मेरा मीन आ रहा है 5। ठीक है, अब मैं स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस में जो शो करते हैं उससे ये होता है कि बाकी जो मेरा डेटा है वो 5 से कितना दूर है। 5 to 8, 5 से 8 तक जा रही है रेंज, या 5 से पीछे की रेंज जो है वो माइनस में कहाँ तक जा रही है। तो आगे पीछे वैल्यूज का थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए हम हमेशा मीन मीडियन के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन भी शो, ठीक है, जो हमारे डेटा की डिस्पर्जन बता सके। गॉट इट। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं और ये आ गया मेरे पास आउटपुट डेटा। ठीक है, तो ये वाली एक लंबी सी आ गई है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो ये मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डिविएशन शो किया हुआ है। मीन इज 3.3 और मीडियन इज 3.1। अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ से फ्रीक्वेंसी वाले टेबल से चेक कर सकती हूँ कि मेरे आउटलायर्स तो नहीं है। तो यहाँ मुझे कोई आउटलायर्स दिख नहीं रहा है, सब सेम सेम वैल्यूज ही आ रही हैं तकरीबन। ठीक है, तो आई विल चूज मीन 3.3 प्लस माइनस 1.06 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, इस तरीके से इसको अपने रिजल्ट में आप अप्लाई करते हो। ओके, अब चलते हैं। अच्छा, अब सीन ये है कि इन केस अगर मेरे पास कोई न्यूमेरिकल डेटा है जैसे ये वाला एज वाला है, और इसको मैंने क्या किया हुआ है, कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो कैटेगोरिकल अगर रेंजेस मेरे पास अवेलेबल हैं
तो इसका सिंपली आराम से मीन नहीं निकल सकता। सपोज मैं निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्टिव्स करते हैं, फ्रीक्वेंसीज करते हैं, और इसको रिमूव करके मैं एज ऐड कर देती हूँ, और इसका मीन मीडियन मोड ओके डन। ठीक है, तो अब इसका जो मीन मीडियन आया है वो 2.1 या 2 आया है, ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि मेरी ऐसी रेंजेस थी नहीं, मेरी तो 18 टू लेकर 25 तक की एज वैल्यूज थी। ऐसा क्यों आया? ऐसा इस वजह से आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने एज वाले जो वेरिएबल था उसकी रेंजेस बनाई नहीं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप लोग क्वेश्चनर्स यूज करो तो उसमें ऑलरेडी कैटेगरीज नहीं बनाओ। ठीक है, तो उससे एक फायदा ये होता है कि आराम से आप लोग बाद में टेस्ट रन कर सकते हो। और एसपीएसएस में एक तरीका होता है जहाँ में आप लोगों ने अगर इन केस कैटेगरीज बनानी है तो यू भाई कैन शिट, मेरा माइक खुला हुआ है। बाद में। ठीक है, माइक खुला होगा। अरे हाँ, फक ये। ओके, ठीक है। अब ये रेंजेस अवेलेबल है। अब इसके लिए क्या करते हैं, दो चीजें मुझे करनी है जो मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। उसमें होता है एज मिड पॉइंट एंड एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, सपोज मेरी 18 टू 19 की कैटेगरी थी, तो दोनों का मिडिल पॉइंट क्या होगा? 18.5। इसी तरीके से मैं बाकी रेंजेस का भी एक मिडिल पॉइंट निकालू। ठीक है, तो कंप्यूट वेरिएबल्स में जिस तरीके से मैंने मैनुअली ऐड करना सिखाया था आप लोगों को, उसी तरीके से करेंगे कि वेरिएबल व्यू में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल करके मैं एज मिड पॉइंट का एक वेरिएबल बना लूंगी, और उसमें मैं ये 4 वैल्यूज ऐड कर लूंगी जो मेरे मिड पॉइंट्स होंगे अपने हमारे ग्रुप्स के। ठीक है, रेंजेस के। ये करने के बाद अब जो मैंने पहले फ्रीक्वेंसी वाला टेस्ट रन किया था इस एज लिमिट के लिए, वो फ्रीक्वेंसीज जो है मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना के उसमें ऐड कर लूंगी। लाइक सपोज ये वाली फ्रीक्वेंसी वाला टेबल जो आया था 61, 122, 67, 12, तो ये मैं एज इट इज जाके क्या करूंगी, कंप्यूट वेरिएबल करके इसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, डेटा वाली पॉइंट में जाना है, वेट केसेस पे जाना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो एज फ्रीक्वेंसी वाला था जो मैंने नया एक बनाया है, ठीक है, इसको मैं यहाँ वेट केसेस बाय करके ओके कर दूं। तो यहाँ पे देखो ये टेस्ट रन हो गया, वेट बाय एज फ्रीक्वेंसीज। गॉट इट। अब यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी, एनालाइज करूंगी, फ्रीक्वेंसीज में जाऊंगी और ये एज मिड पॉइंट को यूज करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में जाके वही काम हो गया, ओके करते हैं। अब देखते हैं डेटा कैसा है। तो सी, अब मेरा मीन मीडियन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया। 20.7 मीन आ रहा है, 20.5 इज मीडियन आ रहा है। ठीक है, बाकी मुझे फ्रीक्वेंसीज वगैरह भी सही मिल रही है। ठीक है, तो इन केस अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल डेटा है और उसकी आपने ऑलरेडी रेंजेस बनाई हैं और यू वांट के उसको हम मीन निकालें, तो वो इस तरीके से पहले निकलेगी कि पहले आपने मिड पॉइंट निकाला, फ्रीक्वेंसीज निकाली, फ्रीक्वेंसीज को वेट बाय केसेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ये टेस्ट रन करेंगे। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब इन केस अगर यही चीज मेरे पास, मैंने टेस्ट रन कर लिया, मीन भी निकाल दिया, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है कि भाई मुझे एक और चीज करनी है जिसको हम नाम देते हैं क्रॉस टैब्स। ठीक है, सपोज मेरे पास एक एज का वेरिएबल था, ये रहा एज कंटिन्यूस, जो कि 1 2 3 4 मैंने ऐसे ली थी। सही है, और ये मेरा जेंडर। इन दोनों को मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मेल्स में क्या क्या एजेस हैं और फीमेल्स में क्या क्या एजेस हैं। ठीक है, इसको करके देखते हैं। लेट्स सी ये चीज। अच्छा, वो वेट बाय केसेस वाली चीज हो गई है, तो उस वजह से ये ऑप्शन गलत आ रहा है। गाइस वेट अ सेकंड, फिर से इसको on करते हैं। ओके, ठीक है, अब इसमें हम क्रॉस टैब्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एज एक कंटिन्यूस तौर पे भी मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं यूज कर रही हूँ जेंडर के लिए, और मैं देखना चाह रही हूँ कि हर जेंडर के हिसाब से क्या एज आ रही है। देखो इतना बड़ा टेबल बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि क्या करूँ, मैं इस एज की अब रेंजेस बनाऊं। पहले मैंने इसको कंटिन्यूस वेरिएबल के तौर पे यूज किया हुआ था, अब मैं इसको कैटेगरीज में डिवाइड करना चाह रही हूँ, ताकि ये जो मेरा क्रॉस टैब है वो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए और मुझे पता चल जाए रेंजेस में जस्ट मेल फीमेल की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक तरीका ये होता है कि इसको यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स करेंगे। ठीक है,
और यहाँ से मैं अपनी ये एज कंटिन्यूस वाली चीज को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे एक नेम ऐड कर देती हूँ, एज CAT, मतलब कैटेगराइज्ड हो चुका है। ठीक है, इसको किया, यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज आ गई। ठीक है, यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैं रेंज ले रही हूँ 0 to 16 वालों को मैं दे देती हूँ, 16 तो होगा नहीं, 16 to 20, 30 कर देते हैं। इसको मैं वैल्यू दे रही हूँ 1। ठीक है, और मैं बाकी जो है यहाँ पे 30 से प्लस वालों को दे रही हूँ 2 वैल्यू। ठीक है, ये हो गया मेरे पास दैट। यही तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक न्यू वेरिएबल बन जाएगा एज कैटेगराइज्ड। ठीक है, इसने ऑलरेडी जो भी मेरी वैल्यूज थी उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मुझे यहाँ पे वैल्यूज के अंदर ऐड करना पड़ेगा। 1 को मैंने यहाँ पे लेबल दिया हुआ है 16 to 30। ठीक है, और दो सेकंड नंबर हमने दिया हुआ है 31 एंड व्हाट इट डन। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये मेरे पास रेंज के अंदर कैटेगराइज्ड हो गया सारा डेटा। ठीक है, तो अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं अब क्रॉस स्टेप्स बनाऊं, आराम से बना सकती हूँ। ठीक है, उसमें यही चीज की, इसको हटा देते हैं और इसकी जगह कैटेगराइज्ड वाला एज यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्रॉस स्टेप्स मेरा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड में हो गया। तो अब मैं आराम से अगर रिजल्ट्स में ये लिखना चाह रही हूँ कि मेरे मेल्स जो हैं 16 to 30 कैटेगरी में 86 आ रहे हैं और बाकी फीमेल्स जो हैं वो 146 आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है कैटेगराइज्ड वाला। ये काम एक और चीज में भी यूज किया जा सकता है, जहाँ पे हम डायग्नोज्ड और अनडायग्नोज्ड वाली चीजें करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक थी चीज राउंडेड शोल्डर्स। ठीक है, अब राउंडेड शोल्डर्स में ना कट ऑफ वैल्यू थी 2.6। अगर 2.6 से वैल्यू ज्यादा होती है तो वो मेरे राउंडेड शोल्डर्स की डायग्नोसिस में आ रहे थे। ठीक है, अगर 2.6 से वैल्यू कम आ रही थी तो वो मेरे अनडायग्नोज्ड केसेस थे। ठीक है, तो सेम गोज यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ये वाली वैल्यूज के साथ कोई एनालाइज नहीं करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैटेगरीज डेवलप कर रही हूँ। अगेन वही वाला काम होगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ से मैं अपना कंटिन्यूस वेरिएबल ले लेती हूँ राउंडेड शोल्डर्स। यहाँ पे राउंडेड शोल्डर्स कैटेगराइज्ड कर देते हैं और न्यू वैल्यू रेंजेस अप्लाई करेंगे। 0 to 2.6 इज मेरी अनडायग्नोज्ड वाली वैल्यू, और इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो वही काम होगा कि फिर बाद में जाके जो है लेबल्स में जाके मैं 1 को फिर अनडायग्नोज्ड कर दूं और 2 को फिर डायग्नोज्ड कर दूं। ठीक है, यहाँ से 2.6 मोर देन 2.7 कर देते हैं और ये वैल्यू हो गई 2। ऐड करते हैं, इसको चेंज करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेस्ट रन हो चुका है। यहाँ पे न्यू वेरिएबल मेरे पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल व्यू में जाके अगेन मैं यहाँ पे वैल्यूज ऐड करूंगी। 1 इज अनडायग्नोज्ड, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज डायग्नोज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया आराम से। बाद में अब मैं सिर्फ ये वाली चीज यूज कर सकती हूँ। गॉट दैट? यहाँ तक हमने डिस्क्रिप्टिव्स वाला काम कर लिया। मोड वाला काम जो है हम सिर्फ कैटेगोरिकल डेटा के लिए कर सकते हैं। कैटेगोरिकल डेटा में हमारे पास या तो ये डायग्नोज्ड अनडायग्नोज्ड आ जाएगा, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है मोड में। मोड हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास मोर देन 2 होंगे ग्रुप्स अवेलेबल। ठीक है, लाइक ये वाला ऑप्शन है सॉफ्ट हार्ड मैट्रिक्स, इस पे मैं मोड अप्लाई करके देख सकती हूँ और देख सकती हूँ कि किस कौन सी जो है चीज वो ज्यादा आ रही है, हार्ड मैट्रिक्स लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं या सॉफ्ट मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं मोड यूज कर सकती हूँ। गॉट दैट? वो वाला वहां से ही काम होगा। बाकी अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये करना है कि फॉर द नेक्स्ट क्लास जो जो यू आएगा, काइंडली ये वाला काम करके रखना है। ये वाला काम क्या है कि इसमें आप लोगों ने अपने रिसर्च मॉडल तैयार करना है। रिसर्च मॉडल कैसे तैयार करना है? सबसे पहले आपकी एक कोई हाइपोथेसिस होगी, जो भी आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी हाइपोथेसिस बना लो।
लाइक मैंने अपने जो है रिसर्च प्रोजेक्ट है उसकी बनाई है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ स्लीपिंग पोस्चर्स with postural disfigurement like forward head protrusion and rounded shoulders in young adults. ठीक है, ये मेरी एक हाइपोथेसिस है कि स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है स्लीपिंग पोजीशंस का फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन और राउंडेड शोल्डर्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, 3 वेरिएबल्स मैंने निकाल ली, एक स्लीपिंग पोजीशन निकाल लिया, एक फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन, एक राउंडेड शोल्डर्स निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपने पहले वेरिएबल्स निकाल लिए हाइपोथेसिस से, फिर उसके बाद आपने उस वेरिएबल्स को बताना है कि ये इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट, सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं स्लीपिंग पोजीशंस चेंज करूंगी तो उसकी वजह से फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन चेंज हो रही है। किसी एक चीज के चेंज करने की वजह से अगर कोई दूसरी चीज चेंज हो रही है, जो चेंज होने वाली चीज होती है वो डिपेंडेंट होती है, और जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लाइक सपोज फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन को मैं चेंज करूंगी तो मेरी स्लीपिंग पोजीशंस पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो स्लीपिंग पोजीशन मेरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा और फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन मेरा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट कैटेगरी के अंदर। सही है, सेम गोस फॉर राउंडेड शोल्डर्स। ये वाला काम हो जाए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली चीज करने के बाद, अब आपने अपने वेरिएबल्स को डिवाइड करना है कि इधर वो क्वांटिटेटिव में आते हैं या क्वालिटेटिव में आते हैं, मींस कैटेगोरिकल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीपिंग पोजीशंस मेरी थी वो कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं। ठीक है, और फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन और राउंडेड शोल्डर्स को अभी मैंने कैटेगरीज में चेंज किया, तो वो भी अब मेरी डायग्नोज्ड और अनडायग्नोज्ड है, और मैं जस्ट उसको यूज करूंगी, मैं वैल्यूज को यूज नहीं करने वाली। ठीक है, तो वो भी अब मेरी कैटेगोरिकल डेटा के अंदर आ जाए। सही है, इतना काम जब आपके पास हो जाएगा तो थिंग्स आर मोर इजी और सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, और उसके बाद आपको पता है कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, तो जस्ट टेस्ट रन आउट करना है। ठीक है, तो वो चीजें हम कल करेंगे। अगेन बाकी कल वाली चीजों में थोड़े बहुत नॉर्मेलिटी टेस्टिंग है, और उसके अलावा हम टेस्ट देखेंगे, मोस्ट फेमस पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वो क्या होता है और उसके पीछे क्या स्टैट्स हैं, वो सारी चीजें हम फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो यस्टरडे हमने जो है थोड़ा बहुत यहाँ तक काम कर लिया था कि हमने अपना एक रिसर्च मॉडल, मैंने आप लोगों को बोला था जो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे वो एक रिसर्च मॉडल जो है इस तरीके का तैयार करके रख लें जिसमें अपने वेरिएबल्स को डिफाइन कर लें और उनकी कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर लें कि इधर दे फॉलिंग इन द नॉमिनल कैटेगरी और कैटेगोरिकल कैटेगरी। ठीक है, तो उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो है नॉर्मेलिटी टेस्टिंग। ठीक है, नॉर्मेलिटी टेस्टिंग क्या होता है उससे पहले हम जो है थोड़ी पी वैल्यू से रिलेटेड बात कर लेते हैं। पी वैल्यू जो है मोस्ट कॉमनली हमारे जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनके रिजल्ट पैराग्राफ में आप लोगों को दिखती होगी। ठीक है, और यूजुअली वो लिखी हुई होती है 0.05 से रिलेटेड करके कुछ। ठीक है, तो अब ये पी वैल्यू क्या होती है, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसी भी इवेंट के आउटकम्स के वो कितनी दफा हो सकते हैं। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी या पी वैल्यू कही जाती है। ठीक है, अब ये पी वैल्यू मैथमेटिकली कैसे निकाली जाती है, वो इस तरीके से होती है कि एक आपके जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनका एक ग्राफ बनता है। ठीक है, अब वो जो ग्राफ बनता है उसके अंदर आपके पास ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके हम जो है पी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सा और समझते हैं, उसमें ये वाली अगर आप लोग एग्जाम्पल देखें, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि हम 2 डाइसेस को जो है वो रोल कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके पास ले लो, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम 2 डाइसेस को एक साथ रोल करेंगे तो हमारे पास ये वाले चांसेस हैं कि ये नंबर्स आ सकते हैं, लाइक 2 से लेकर 12 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहती हूँ कि इन केस अगर मुझे 4 की प्रोबेबिलिटी बताओ कि किस तरीके, कितनी प्रोबेबिलिटी है या कितनी दफा मुझे लगता है कि 4 आ सकता है। 10 दफा अगर मैं रोल कर रही हूँ किसी 2 डाइसेस को तो कितनी दफा 4 आ सकता है। ठीक है, तो ये जो आउटकम्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या है इसकी प्रोबेबिलिटी है, वो ये बार शो कर रहा है कि कितनी दफा ये आ सकता है। लाइक सपोज 2+2 करके भी 4 आ सकता है, 3+1 करके भी 4 आ सकता है और एग्जैक्टली 4 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब क्या होगा कि इन केस अगर मैं इस 4 की मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो जस्ट मैं क्या करूंगी, एरिया अंडर द कर्व ये वाला जो बार है जस्ट इसको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी, पी वैल्यू आ जाएगी।
सही है। अब पी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो आपका डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, आइडियली जो आपके पास चांसेस होता है उसमें यही होता है कि आपका डेटा इस तरीके का हो, आपके सारे डेटा पॉइंट्स इस बेल कर्व के अंदर आ रहे हो। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ ये आइडियल सिचुएशन हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो आप डेटा कलेक्ट करते हो वो यूजली मैनुअली भी करते हो, क्वेश्चन के तौर पे भी करते हो, आपके डिफरेंट डेमोग्राफिक्स एरिया भी इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से यूजुअली आपका जो डेटा है वो नॉर्मल कैटेगराइज में नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो अगर इन केस आपका कुछ डेटा इस तरीके का है जिसमें कुछ वैल्यूज जो है इस बेल कर्व के बाहर आ रही हैं, तो ये नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इस चीज के लिए क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो आइडियली क्या कर रहे होते हैं कि इसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मैथमेटिकली इक्वेशंस डाल के उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में लेके आते हैं और फिर पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, और बाकी जो वो टेस्ट जो नॉर्मली हम आइडियल सिचुएशन में यूज कर रहे होते हैं, जहां हम सपोज कर रहे होते हैं कि हमारा पूरा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो वो होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। अब हम जो है अपने पहले जो भी टेस्ट रन करने से पहले, पी वाले जो टेस्ट है उनको रन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ठीक है, तो उसके कुछ तरीके हैं, दो टेस्ट हैं, एक होता है स्क्वीनेस एंड कर्टोसिस, एक होता है शेपेरो वेल्क टेस्ट, एंड एक आपके पास जो है वो विजुअली आप जो वो देख सकते हो, वो हिस्टोग्राम या क्यू क्यू प्लॉट्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। पहले सपोज स्क्वीनेस एंड कर्टोसिस की बात कर लेते हैं। स्क्वीनेस एंड कर्टोसिस में क्या होता है कि जो स्क्वीनेस है वो ये वाली जो एक्स एक्सिस वाला जो जगह है उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, और जो कर्टोसिस है वो पीक ऑफ द ग्राफ को या जो पीक ऑफ द पॉइंट्स हैं उनको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब इसको एसपीएस में जाके जरा हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये काम होता है। सो लेट्स सी कि ये मेरे पास है। ठीक है, अच्छा, आइडियली ये होता है कि हम जो है नॉर्मेलिटी टेस्टिंग जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स पे करते हैं। ठीक है, जो नंबर की फॉर्म में होते हैं इस टाइप का डेटा, उसके ऊपर हम करते हैं। लेकिन कुछ आइडियाज में आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, जो कैटेगोरिकल डेटा होता है उसमें भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन आइडियली जहाँ पे मैथमेटिक्स के रूल प्रॉपरली हम फॉलो करें तो उसमें सिर्फ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स पे हम नॉर्मेलिटी टेस्ट रन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनालाइज में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम एक करेंगे ये स्केल में जाके ये रहा आपके पास रिलायबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, सपोज मैं कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल ही ले लेती हूँ जिसमें ये मेरा राउंडेड शोल्डर्स है। ठीक है, इसको मैंने ले लिया, यहाँ से इसके ऊपर गए तो यहाँ से मुझे कोई ऐसा चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, ऑलरेडी जो है, सॉरी यहाँ पे ये वाला नहीं, सॉरी गाइस। अच्छा देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव्स में जाके आता है ये रहा स्क्वीनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, मीन मीडियन और ये सब चीजें रहने देते हैं, और यहाँ से हम अपना एक कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपके पास क्वीनस एंड कर्टोसिस का ये दो पैराग्राफ वो कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, इसकी पहले जी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आप लोगों को, सपोज यहाँ से हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। ठीक है, अब जी वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है, पहले स्क्वीनेस की आपने जी वैल्यू लेनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी बाकिस वाली जो है क्या कह रहे थे,
ये जो स्टैंडर्ड एरर है ना उसको डिवाइड करना है, ठीक है। लाइक 0.843 डिवाइडेड बाय 0.150, ठीक है। दिस इज और z वैल्यू 5.62 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वापस जाऊं अपनी स्लाइड्स के अंदर तो वहां पे जो है मैंने क्या शो किया हुआ है कि मेरी z वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1.96 से लेके +1.96 के दरमियान में होनी चाहिए, ठीक है। जो कि अभी मेरे पास कितनी आ रही है, 5 समथिंग आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट टेस्ट करते हैं शुपेरो विल्क टेस्ट। इससे भी देख लेते हैं कि हमारा इधर टेस्ट जो है वो डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव्स में जाएंगे, वही फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे और यहाँ से हम कर लेते हैं स्क्वीनस कर्टोसिस के साथ साथ, नहीं सही करते। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव्स हम ना इन तीनों तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं वही चीज, राउंडेड शोल्डर्स कर लेते हैं और फैक्टर लिस्ट में एज वाले कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में मुझे आउटलायर्स भी चाहिए, ओके। प्लॉट्स में हिस्टोग्राम भी चाहिए, देन हो गया वो स्टैटिस्टिक्स भी आ गए, ओके। ठीक है, अब ये आ चुका, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे स्क्वीनस कर्टोसिस फिर से वो दिखा रहा है हर क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है। तो आप यहाँ से उसी तरीके से चेक करोगे सारे। देन यहाँ ग्राफ्स भी आ रहे हैं, नीचे में ग्राफ्स दिखा रहे हैं, थोड़ी लंबी वैल्यू हो गई है। अच्छा, अगर आप हिस्टोग्राम्स देखो तो इसमें अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे क्या हुआ है कि नॉर्मली ये कर्व सही से बन नहीं रहा, ठीक है। ये वाली चीज मेरी बहुत अलग आ रही है, ये आउटलायर आ रहा है, ठीक है। ये डेटा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखना चाहूँ तो यहाँ पे भी ये आउटलायर्स थोड़े से आ रहे हैं, नॉर्मल कर्व में नहीं आएंगे। इसी तरीके से ये वाला है, यहाँ पे मेरा जो है ये आउटलायर है, तो इसका मतलब आइडियली अगर मैं इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी देखूँ तो यहाँ मुझे आउटलायर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे जो वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में आप लोग क्या करते हो, उस केस में आप जो है हम आगे पढ़ते हैं तो हम चेक करेंगे कि बाकी चीजों में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर कुछ टेस्ट अब हम रन करेंगे जो पी वैल्यू से रिलेटेड होंगे। तो अब मुझे पता चल गया मेरा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है डेटा, तो अब मैं कौन सा टेस्ट रन करूंगी वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होता है वो हम फिर एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है, एक नल एंड एक ऑल्टरनेट, ठीक है। नल क्या कहती है कि दो चीजें आपस में इक्वल हैं, ठीक है, उनके दरम्यान में, या वो ये कहती है कि उनके दरम्यान में कोई भी डिफरेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। सपोज ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ग्रुप बी इज सुपीरियर देन ग्रुप ए, ठीक है। तो अगर इसकी मैं नल हाइपोथेसिस बनाऊं तो वो ये होगी कि ग्रुप ए इज इक्वल टू ग्रुप बी, ये मेरी नल हाइपोथेसिस। नल मतलब जीरो, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इसका ऑल्टरनेटिव होता है, जिसमें जो मैंने स्टेटमेंट दी थी कि ग्रुप बी इज सुपीरियर देन ग्रुप ए, तो वो एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। अब ये जो पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि आइडियली हम जो है 0.05 पे कट ऑफ वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अगर इनके 0.05 से वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। और इसका मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाएगी, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये वाली चीज देखें तो इसमें क्या है कि अगर पी वैल्यू 0.05 से कम आती है, ठीक है, तो उस वक्त हम ये बोलेंगे कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे डिफरेंस मौजूद है। मतलब जो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ग्रुप बी सुपीरियर देन ग्रुप ए, वो एक्सेप्ट की जाएगी और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। अब ये चीज होती है, अब इसको कैसे निकालते हैं पी वैल्यू को,
तो वो हम चेक कर लेते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा वेरिएबल कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, सपोज अगर एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है और दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आ रहे हैं, लाइक सपोज ये वाली एग्जांपल ले लो, तो इसमें स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, ठीक है, ये कैटेगोरिकल ग्रुप्स हैं। ठीक है, कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है क्वालिटेटिव डेटा के अंदर पे। और ये जो ग्रे मैटर का वॉल्यूम है, ये डेंसिटीज हैं, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, अब क्या ये कहना क्या चाह रहे थे, इनकी हाइपोथेसिस ये थी कि स्मोकर्स के अंदर जो है ग्रे मैटर जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। ठीक है, इन्होंने दो डिफरेंसेस ग्रुप्स में करने की कोशिश की। तो यहाँ पे इनके ये दो कैटेगोरिकल ग्रुप्स हो गए, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, और एक कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया रीजनल ग्रे मैटर वॉल्यूम्स एंड डेंसिटीज। ठीक है, अब सपोज इनका जो डेटा था वो अगर आपके पास जो है नॉर्मल डेटा था, तो यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रन हो। ठीक है, इन केस अगर इनका पूरा डेटा जो है वो नॉन नॉर्मल था, मतलब वो सही से नहीं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर हम ये वाला टेस्ट करेंगे, मैन विटनी यू टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से रन करते हैं, और थोड़ा सा क्योंकि मेरे डेटा पे ये टेस्ट रन नहीं हो सकते, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि तरीका क्या है और किस तरीके से करना है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। ठीक है, ये कंपेयर मीन्स में जाएंगे और यहाँ पे ये रहा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अच्छा, टी टेस्ट भी आपके पास ना तीन तरीके के हैं। एक होता है वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट में क्या है कि आपके पास कोई एक रिस्पोंडेंट मौजूद है, आपने सैंपल सिर्फ एक बंदे से लिया है, उस वक्त आप वन सैंपल टी टेस्ट करते हैं। इन केस आपके पास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपने इंडिपेंडेंट टी टेस्ट करना है, लेकिन उसमें भी ये होगा कि ये अजम्पशन हम रखेंगे कि जो वन रिस्पोंडेंट है वो इंडिपेंडेंट है सेकंड रिस्पोंडेंट से, मतलब उन दोनों एक दूसरे से किसी भी किस्म में डिपेंडेंट नहीं है या मैच नहीं करते। वो डेमोग्राफिक्स उनके डिफरेंट है, उनकी वेट डिफरेंट है, उनका हाइट डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट एक्सपर्ट से वो हर कैटेगरी में डिफरेंस है उनके अंदर। ठीक है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट हम उस वक्त करते हैं, लाइक सपोज कोई आप लोगों ने आरसीटीज वगैरह देखी हुई हो, उसमें ये होता है कि आप क्या करते हो कि पहले एक ही बंदा होता है, उसको ट्रीटमेंट से पहले उसका एक टेस्ट रन करते हो, ठीक है, और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद एक टेस्ट रन करते हो, मतलब एक ही बंदा है, प्री और पोस्ट टेस्ट रन कर रहे हो। इन केस अगर मैं उन दो वैल्यूज को ले रही हूँ अपने टेस्ट के अंदर, तो वो मेरा पेयर सैंपल टी टेस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, अभी क्योंकि वो क्रॉस सेक्शनल के हिस्से में नहीं आता, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर गोइंग विद इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा टेस्ट वेरिएबल है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो यहाँ से मैं कर लेती हूँ उसको राउंडेड शोल्डर्स वापस से। ठीक है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल हो गया। अब मुझे दूसरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए वो मेरा कैटेगोरिकल होना चाहिए और उसमें दो ग्रुप्स होने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये जेंडर वाला ले लिया। सपोज ये जेंडर में जाके अब मुझे यहाँ पे क्या है, अपनी वैल्यूज लिखनी है कि मेरी मेल और फीमेल थी वो 1 और 2 थी, तो मैंने एक ग्रुप 1 कर दिया, ग्रुप 2 कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू हो गया, यहाँ पे ओके करते हैं, और ये देखो ये टी टेस्ट रन हो चुका है। सबसे पहले आप ना ये जनरल स्टेटिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या शो किया गया है कि मेल की जो है मीन आ रहा है 3.7, ठीक है, और फीमेल का आ रहा है 3.0। इसका मतलब ये हुआ कि मेल में जो है राउंडेड शोल्डर्स की वैल्यू ज्यादा है, मतलब मेल्स आर हैविंग मोर राउंडेड शोल्डर्स एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं कि ये स्टेटिस्टिकली जो है वो सही है या नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा इस तरफ चलें, तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड, ठीक है, और यहाँ से ये जो ये सिग्निफिकेंट टू टेल्ड वैल्यू ये मैं देखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या आ रही है, 0.05 से कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है मेरी, और मैं ये बोलूंगी कि अब मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ। और ऑल्टरनेटिव मेरी हाइपोथेसिस क्या है कि मेल्स हैव more diagnosed cases of rounded shoulders as compared to females. Got that? इस तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर हमने यही काम जो है नॉन नॉर्मल डेटा होता, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे। नॉन नॉर्मल डेटा में आपने ये करना है कि यहाँ से देखो ये वाला आ रहा है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, यहाँ से लिगेसी डायलॉग्स में जाएंगे और ये 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं। ठीक है, ये वाला टेस्ट अब हम रन करेंगे मैन विटनी यू टेस्ट। अगेन वही वाला काम करना है,
टेस्ट वेरिएबल जो है मेरा राउंडेड शोल्डर्स है, यहाँ पे जेंडर यही है, डिफाइन ग्रुप्स करने हैं 1 और 2 एंड कंटिन्यू। Here it is, मैन विटनी टेस्ट। यहाँ पे मीन्स की जगह मीन रैंकिंग आती है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स में मीन रैंक्स देख लेते हैं। उसमें भी यहीं पे ये शो किया गया है कि मेल में मीन रैंक ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो ये रही, और यहाँ से ये वाली चीज चेक करनी है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेल हैव डिफरेंस अगेंस्ट फीमेल। ठीक है, मेल के पास राउंडेड शोल्डर्स डायग्नोज ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए टेस्ट रन। अब हम चलते हैं अपनी वापस से दूसरे वाली कैटेगरी में, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर इन केस एक कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और दो से ज्यादा कैटेगोरिकल ग्रुप्स हैं। लाइक एग्जांपल ये वाली ले लेते हैं, इसमें क्या है, कंपैरिजन ऑफ वेट लॉस डाइट्स विद डिफरेंट। ओके गाइस, ठीक है, अब जो है हमारे पास ये वाली चीज है कि इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे 3 तरह की डाइट्स ली गई हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और इनका इन्फ्लुएंस चेक किया गया है कि वेट लॉस में कौन जो है वो सही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंटिन्यूस वेरिएबल इनका वेट होगा। ठीक है, और जो मोर देन 2 कैटेगरीज आ रही हैं वो फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट टाइप्स। ठीक है, अगर इनकेस आपकी वेरिएबल्स इस टाइप के हैं तो यहाँ पे 2 टेस्ट ये वाले रन होते हैं, अगेन डिपेंड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एनोवा टेस्ट करते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक में क्रुस्केल वैलीज टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि किस तरीके से ये टेस्ट रन होते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे चलती हूँ और कंपेयर मीन्स में जाके ये 1 वे एनोवा आ रहा है। ठीक है, एनोवा टेस्ट इज अ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, और 1 वे हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल को चेक कर रहा है अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेना चाहूँ तो मेरे पास ये राउंडेड शोल्डर्स कंटिन्यूस वेरिएबल है और ये मैं डिपेंडेंट में डाल रही हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ से देखा कि मेरे पास कौन सी चीज जो है वो मोर देन 2 कैटेगरीज में आ रही है। तो यहाँ पे स्लीपिंग पोस्चर्स थे, वो मेरे पास टोटल 4 थे, और ये कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम हो गया। यहाँ पे अब मुझे कुछ भी नहीं करना और ओके प्रेस कर देते हैं ना। 1 वे टेस्ट चेक हो चुका है, और यहाँ पे देखो ये एक सबसे पहले एक डिस्क्रिप्टिव्स में जाके एक दफा मीन चेक कर लो और चेक करो कि सबसे ज्यादा मीन किसका आ रहा है। सपोज इसका आ रहा है, यर्नर पोजीशन के अंदर जो है राउंडेड शोल्डर्स थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज चेक करने की कोशिश करती हूँ। तो अगेन ये वाली चीज देखेंगे बिटवीन द ग्रुप्स, हम डिफरेंस किसके दरम्यान में देख रहे हैं, नॉट विद इन द ग्रुप्स, बिटवीन द ग्रुप्स। तो ये वाली चीज लेके हम ये सिग्निफिकेंट वैल्यू रूल आउट करेंगे। ये पी वैल्यू अगेन मेरी जो है वो सिग्निफिकेंट आ रही है, लेस देन 0.05 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से जो है मेरा एक क्या होगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाएगी, जिसमें क्या होगा कि मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ स्लीपिंग पोजीशंस हैविंग राउंडेड शोल्डर्स। ठीक है, कुछ इस टाइप का करके मैं डिफरेंसेस में ये डाल सकती हूँ, और फिर मैं अगेन बाद में मीन को देखते हुए या अपनी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आगे रूल आउट कर सकती हूँ कि कौन सी पोजीशन में ज्यादा चेंजेस थी। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब वापस चलते हैं अपने एक और तरीके में। अब जो है हमारे पास, अगर इनकेस मेरा डेटा नॉन नॉर्मल है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन नॉर्मिक टेस्ट करेंगे। ठीक है, और ये आ गया आपके पास के इंडिपेंडेंट सैंपल। ठीक है, ये क्रिस्कल वैलीज टेस्ट है, ये ऑलरेडी यहाँ पे हुआ होता है। अगेन आपने यही काम करना है, अपने वेरिएबल्स ऐड करने हैं डिपेंडेंट, और ग्रुपिंग वेरिएबल्स में यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब क्योंकि आपके ग्रुपिंग वेरिएबल्स में मोर देन 2 है, तो आपने मिनिमम और मैक्सिमम ग्रुप्स का बताना होता है। 1 इज द मिनिमम एंड 4 इज द मैक्सिमम। इसको किया और ये कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन वो मीन रैंकिंग के थ्रू दे रहा है। ठीक है, और मीन रैंकिंग के अंदर मेरे पास सोल्जर पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं ये देखना चाहूँ तो इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू है 0.05 से ज्यादा। ठीक है, तो ये टेस्ट प्रॉपरली मेरे नॉन नॉर्मल डेटा पे ये टेस्ट रन होना था, और इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, और इसका मतलब ये हुआ कि स्लीपिंग पोस्चर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ डायग्नोस्ड एंड अनडायग्नोस्ड केसेस ऑफ राउंडेड शोल्डर्स। ठीक है, होप सो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक और तरीके में, जो कि है
दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स अगर आपके पास हो, ठीक है, दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को जब भी हम चेक करते हैं ना, तो उसमें हम कभी भी ये नहीं बोलते कि एक कंटिन्यूअस वेरिएबल ज्यादा ऊपर है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल कम है, डिफरेंसेस में नहीं जाते, बल्कि उनका कोरिलेशन चेक करते हैं, ठीक है, कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि इधर एक वेरिएबल को चेंज होने की वजह से दूसरा वेरिएबल उसी तरीके से चेंज होता है या नहीं होता। इस चीज को कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब लीनियर रिग्रेशन दो तरीकों का हो सकता है। एक लीनियर रिग्रेशन ये होता है कि पॉजिटिविटी के अंदर आता है। पॉजिटिविटी में क्या होगा कि एक चीज अगर मैं चेंज कर रही हूँ, सपोज मेरी जो है पढ़ाई, मैं सही क्वालिटी टाइम उसको दे रही हूँ टाइम को, ठीक है, और मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस उसके साथ साथ सही जा रही है, तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन होगा, ठीक है। एज कम्पेयर टू नेगेटिव लीनियर रिग्रेशन, उसमें ये होगा कि मैं टाइम कम दे रही हूँ, ठीक है, टाइम मेरा जो है वो कम है, और उसके अलावा एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर मेरी सही जा रही है, अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो नेगेटिव रिग्रेशन में आ गई, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कोट की हुई है, द इंटरेक्शन बिटवीन स्लीप क्वालिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे इन्होंने दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं, अगेन स्लीप क्वालिटी को असेस करने के लिए एक स्केल होता है, उसमें आप डिफरेंट टाइमिंग्स देखते हो कि कितनी देर आप लोग सोए हो और कितनी देर वो किया, वो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में आते हैं। और एकेडमिक परफॉर्मेंस में यहाँ पे इधर इन्होंने उसके नंबर्स लिए होंगे या जीपीए ली होगी, जो कि अगेन एक क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है। तो अब ऐसे काम के लिए आप लोग पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक में पियर्सन कोरिलेशन या नॉन पैरामेट्रिक स्पीयरमैन रॉ जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ को इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, अच्छा, एनालाइज करने से पहले मैं कोरिलेशन की ये वाली बात बता दूं, ठीक है। नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं, -1 to +1 होती है, ठीक है, और 0 इन केस अगर आपकी वैल्यू आती है तो वो नो रिलेशनशिप होगा, ठीक है। नेगेटिव में आएंगी तो देयर इज अ नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, दोनों एक ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव में अगर वैल्यू आएगी तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक के बढ़ने की वजह से दूसरा भी उतनी ही उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। सपोज मैं यहाँ से एनालाइज करती हूँ, ये देखो ये कोरिलेट वाला है, बाइवेरिएट में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ये पियर्सन सेलेक्ट करेंगे, स्पीयरमैन को भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये दो मेरे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स थे, राउंडेड शोल्डर्स, फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन, टू टेल्ड, फ्लैग सिग्निफिकेंट, इस तरीके से करके ये आ गया, ठीक है। इसको इंटरप्रेट करने का तरीका क्या होता है कि ये राउंडेड शोल्डर्स है, ठीक है, इसकी लाइन में गए और यहाँ से मुझे ये फॉरवर्ड हेड को देखना है, राउंडेड राउंडेड को नहीं देखना, सही है, राउंडेड और फॉरवर्ड हेड को देखना है, तो इस वाली लाइन में आऊंगी, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले पियर्सन कोरिलेशन को देख लेती हूँ, माइनस वैल्यू है, मतलब ये हुआ कि एक अगर सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा, मतलब इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। और 0.3 की कैटेगरी में आ रहा है, अगेन वहां पे जाके देखते हैं 0.3 कहाँ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में समवट मॉडरेट वाला रिलेशन है, सॉरी यहाँ पे आता है, ठीक है, समवट मॉडरेट रिलेशन है, परफेक्ट रिलेशन नहीं है, समवट मॉडरेट रिलेशन है, तो मैं इसको यहाँ पे अपनी रिजल्ट्स में कोट आउट कर सकती हूँ कि मॉडरेट रिलेशन है, ओके। अब उसके बाद सिग्निफिकेंस वैल्यू देख लेते हैं, ये रही सिग्निफिकेंट वैल्यू, यहाँ पे आके देखेंगे अगेन इट इज सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब यस देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन राउंडेड शोल्डर्स एंड फॉरवर्ड हेड प्रोट्रूजन, और फिर उसके बाद मैं आगे इंटरप्रेट कर सकती हूँ अपना रिजल्ट के दे हैव अ नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है पियर्सन कोरिलेशन की, जस्ट आपको ये देखना है। अच्छा, यहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन में यूज कभी कभी ये होता है कि आपको ये अपनी तरफ से अलग से सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है, जो ये मेरे पास एस्टेरिक्स शो हुए हैं, इनको देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट द 0.01, अगेन 0.01 से कम ही वैल्यू है तो सिग्निफिकेंट ही होगी, ठीक है। अब चलते हैं वापस से और हम पियर्सन जो है उसको भी करके देख लेते हैं कि पियर्सन कैसे किया जाता है, एनालाइज करते हैं, यहीं से कोरिलेट होगा और यहीं से, सॉरी, स्पीयरमैन करेंगे, वही दो चीजें होंगी, अगेन ये कर लिया, ठीक है। उसी टाइप का आता है रिजल्ट और उसी टाइप से आपने इंटरप्रेट करना होता है, अगेन नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव कोरिलेशन है, सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है, सिग्निफिकेंस है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, ठीक है,
ओके, अब चलते हैं लास्ट हमारी जो चीज रह गई है वो 2 कैटेगोरिकल डेटा है। अब गाइस हमारा जो है ना लास्ट चीज रह गई है जिसमें हमारे पास अब आ जाते हैं कैटेगोरिकल डेटा। और इन केस अगर हम 2 कैटेगोरिकल डेटा को आपस में जो है कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस वक्त कौन से टेस्ट रन होते हैं, वो यूजली काई स्क्वायर टेस्ट रन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम नॉर्मेलिटी चेक करें, लेकिन अ गुड रिसर्च आर्टिकल मस्ट हैव अ नॉर्मेलिटी के डिस्कशन के हमारा डेटा इधर नॉर्मल था या नहीं था। ठीक है, वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट एक लाइन लिख दो तो इट्स अ गुड इम्प्रेशन कि आपने चेक किया है कि आपका डेटा नॉर्मल नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2 कैटेगोरिकल डेटा को अगर हमने चेक करना है तो उसके लिए काई स्क्वायर रन करते हैं। और ये एग्जांपल है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यूज बाय चिल्ड्रन इन स्पेन। यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड हाई क्लास। ठीक है, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यूज में आपके पास यस और नो वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो दोनों अगेन जो है वो क्वालिटेटिव डेटा हैं और कैटेगोरिकल हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इन लोगों ने जो यूज किया हुआ था अपनी पी वैल्यू निकालने के लिए वो काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, एक और टेस्ट होता है फिशर टेस्ट। वो हम करते हैं यूजली स्मॉल सैंपल साइज के अंदर, जहाँ पे हमारे पास यूजली 30 तक की वैल्यू में आपका सैंपल होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी मेडिकल रिसर्चेस में हम जो यूज करते हैं तो वो मिनिमम भी कर लो तो वो 200 सैंपल होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड आउट नहीं किया क्योंकि वो अगेन कॉम्प्लेक्स चीजें कर लेता। तो यहाँ पे सिर्फ जस्ट हम पढ़ते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट कैसे रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। एनालाइज में जाना है आप लोगों ने, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव्स में जाना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में जाके ठीक है, ये क्रॉस स्टेप्स में जाते हैं। ठीक है, क्रॉस स्टेप्स में जाने के बाद यहाँ पे 2 कैटेगोरिकल डेटा थी। ठीक है, उसमें मैंने राउंडेड शोल्डर डायग्नोज्ड और अनडायग्नोज्ड वाला किया हुआ है। कंटिन्यूस वाले को मैंने हटा दिया, जस्ट डायग्नोज्ड अनडायग्नोज्ड 2 कैटेगरीज में आ रहा है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, और स्लीपिंग पोस्चर्स ले लिया, अगेन वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये काई स्क्वायर टेस्ट को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, और कोई चीज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेल्स में जाके ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड, ठीक है, इन 2 चीजों को सिलेक्ट करना। परसेंटेजेस में रॉ को सिलेक्ट करके यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपके पास जो है ये वाली चीज को अगर हम देखें तो ये क्रॉस टेबुलेशन करके इन्होंने काउंट्स बताए हुए हैं। एक्सपेक्टेड काउंट किया था, सपोज कि मैं देख लेती हूँ ये वाली फीटस पोजीशन के अंदर एक्सपेक्टेड काउंट बनता था 44.6। मतलब मुझे था कि इतने लोग जो होंगे वो डायग्नोस्ड कैटेगरी में आने चाहिए, अनडायग्नोस्ड में आने चाहिए। ठीक है, ये अनडायग्नोस्ड वाली चीज है, वो एक्सपेक्टेड बता रहा है। लेकिन अभी मेरे पास कितने आए हैं, लोग थोड़े से ज्यादा हो गए 48। लेकिन अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो ऐसा सच कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, इन 2 चीजों को कंपेयर करने का मकसद ये होता है कि इन केस अगर इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बहुत कम है ना, सपोज 4 पॉइंट्स का या 5 पॉइंट्स का, 6 पॉइंट्स का, तो ये बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है, इसमें मेरा सिग्निफिकेंस नहीं आ सकती। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड हम इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। सपोज ये वाले 2 ले लो तो यहाँ पे भी ऐसा जितना कोई डिफरेंस नहीं है। अगेन यहाँ पे 4 5 में डिफरेंस नहीं है, 13 15 में डिफरेंस नहीं है, 9 10 में ऐसा कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि मेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं आएगी। लेट्स सी, ये रहा पियर्सन का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से ये आप चले गए इसके सिग्निफिकेंस वैल्यू के अंदर, और यहाँ पे क्या शो कर रहा है 0.173 विच इज ग्रेटर देन 0.05। और इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, और अब मुझे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि देयर इज नो डिफरेंस या देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन स्लीपिंग पोस्चर्स एंड राउंडेड शोल्डर डायग्नोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। हो सकता है आपके पास अल्टरनेटिव हो, अल्टरनेटिव एक्सेप्ट ना हो, या आइडियली अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारी पी वैल्यू जो है नॉन सिग्निफिकेंट आ रही है
तो लेट्स सी कि हम ना इसको रिजल्ट में अपनी तरफ से खुद कुछ करके ना ऐड कर देते हैं। आपके रिजल्ट या आपके रिसर्च के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है। ठीक है, आपने सही तरीके से उसको लिख दो, कोट आउट करो, उसकी डिस्कशन में जाके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों मैं मेरे हिसाब से क्यों ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं आई हैं। तो इट्स ऑल गुड। और वो आपकी जो है, देखो एक अच्छा रिसर्च पेपर जो है वो होता है कि जिसमें आपको अपनी गलतियां खुद की बताओ। ठीक है, तो अगर मेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं आ रही है और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ मसले हुए थे और मैं उसको डिस्कशन वाले पार्ट के अंदर लिख दूंगी, तो इट्स ऑल गुड। ठीक है, पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ भाई सही से काम किया गया है इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस। अब हम एक डिस्कशन ले लेते हैं कि किसी ने कोई क्यूरी है तो लेट्स स्टार्ट। ओके, मुस्फिरा की है। मुस्फिरा अनम्यूट कर सकती है। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, यस मुस्फिरा। आवाज आ रही है मेरी? यप आ रही है। यार मैम, मुझे पूछना था कि जैसे मैंने जो रिसर्च की उसमें जो है ना assumptions ही मीट नहीं हो रही काई स्क्वायर टेस्ट की, और दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में ना मुझे एसोसिएशन मालूम करनी है। तो मतलब assumptions ही नहीं मीट ठीक हो है, रही तो सिग्निफिकेंस जरूर लाजमी तौर पे नहीं आएगी। तो फिर उस सूरत में क्या मैं कोई और सा टेस्ट लगा सकती हूँ, जैसे लीनियर रिग्रेशन टेस्ट आपने बताया? अच्छा लीनियर वाला जो होता है वो कंटिन्यूअस के लिए यूज किया जाता है। अब आप ये चेक करो, आप अजम्पशंस क्या यूज कर रही हो, यही कि क्या एक्सपेक्टेड अप्लाई। ना, मतलब हर मतलब 0 सेल्स के अंदर हमारा <5 आना चाहिए ना। मेरे जो हम्म। रिजल्ट था उसमें 7 सेल्स ऐसे थे जिसमें जो है ना, मतलब <5, मतलब <5 आ रहा था। नहीं आना चाहिए ना <5। हाँ, लेस देन 5 नहीं आना चाहिए। अपने डेटा में चेक करो कि कोई ऐसा आउटलायर्स तो नहीं है, कोई अच्छा, मिस्टेक तो नहीं हुई हुई डेटा में। वहां पे जाके आप चेक करो कि आपने कोडिंग करते हुए कोई मिस्टेक ना की हो। उस जगह पे चेक करो तो हो जाएगा। ठीक है, सही है। ठीक है, उस चीज को अच्छा, चेक करो। या थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? Can I add one thing here? यस। यार एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और आई थिंक वो हमें क्लियर करनी चाहिए। पहले मैं भी यही समझता था कि ये हमारी बिल्कुल भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हमारी पी वैल्यू 0.05 से कम हो। दैट इज नॉट द गोल। Having a p-value less than 0.05 just tells us कि ये जो रिजल्ट है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो किसी भी रिसर्च का गोल ये नहीं होता कि पी वैल्यू 0.05 से कम आ जाए। पी वैल्यू जो है ना वो आपको सिर्फ हेल्प करती है आपके हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, या फिर हाइपोथेसिस, वो जो अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस मैंने बताया है उसको रिजेक्ट द हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेट, और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये एक अच्छा, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पी वैल्यू 0.05 से कम हो। नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट राइट। मेरा तो ये मसला है ना कि मैं जो टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ काई स्क्वायर का, उसकी पूरी assumptions ही मीट नहीं हो रही हैं। तो मुझे तो यहाँ पे काई स्क्वायर अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। मतलब मुझे ये नहीं है कि मेरी सिग्निफिकेंट आ जाए, लेकिन मैं जब अप्लाई कर रही हूँ वो मतलब उसकी जो वो है रिक्वायरमेंट्स वो तो पूरी नहीं हो रही, तो फिर मुझे कोई और सा टेस्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए अगर मेरे डेटा में फिट नहीं हो रहा काई स्क्वायर। मेरा ये वो है क्वेश्चन। गो अहेड मैम। कि मैंने इसको यही बोला है कि आपके डेटा में कोई आउटलायर मौजूद होगा जिसकी वजह से जो है वो मसला कर रहा है। ठीक है, जी बॉक्सेस जी, वाला। ठीक है, उसको तो हाँ। वो वाली चीज चेक करो। अदर देन दैट आप काई स्क्वायर के अलावा जो है कोई टेस्ट रन नहीं कर सकते कैटेगोरिकल के लिए, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। ठीक है, वो ये सैंपल एक और साइज पे होता है। फिशर होता है। हाँ वो, लेकिन वो सिर्फ टू जेड बाई टू टेस्ट। पे अप्लाई होता है। अच्छा, वो सैंपल साइज की डिफरेंसेस पे होता है ना, कि इनकेस अगर सैंपल साइज आपका छोटा है तो आप वो वाला टेस्ट होंगे। हाँ, एंड उसके लिए भी आई थिंक वो एसपीएसएस में सिर्फ टू बाई टू पे कैलकुलेट होता है।
अदरवाइज स्मॉल सैंपल साइज पे वो किसी और पे भी हो सकता है, इतना कोई इशू नहीं है। बट एक सही है। और तरीका होता है उसको सही करने का, काई स्क्वायर में वो डब्बों वाला मसला आ रहा है, वो लेस देन 5 हाँ, ऑब्जर्वेशन वाला लेस जो देन होता है। 5 नहीं है। हाँ मतलब मेरी जो पॉपुलेशन है ना, उसमें जैसे मैं इंसोम्निया और एसोसिएशन बिटवीन नोमोफोबिया और इंसोम्निया को चेक करना चाह रही हूँ, तो उसमें इतने सारे आ ही नहीं रहे सीवियर इंसोम्निया वाले और जो कि सीवियर नोमोफोबिया में फिट हो रहे हो, मतलब लेस देन 5 ही है 7 सेल्स में। अब मैं जितना भी अपना डाटा वो कर लूँ, बढ़ ही नहीं रहा है पॉपुलेशन में। टेबल की वो क्या है, मतलब कितने वो बन रहा है, 2x2 है, 2x3 है, कितना है? यार 2x2 नहीं है, बहुत सारी उसकी कैटेगरीज है। मतलब 4 नोमोफोबिया की है, 4 इंसोम्निया की है कैटेगरीज। अच्छा, तो इसमें मैंने ये करा था कि एक मेरे साथ ये प्रॉब्लम आया था, तो उसमें मैंने कैटेगरीज को मैनिपुलेट किया था, मतलब उनको मैंने रीडिफाइन किया था। बट वो हर सिनेरियो में पॉसिबल नहीं होता। जब आप कैटेगरीज को रीडिफाइन करते हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशंस बढ़ जाती हैं। बट आई गेस वो फिर आई डोंट नो इफ इट विल बी एप्लीकेबल टू योर डेटा सेट और नॉट। सही है, सही है। मैं देखती हूँ वो मैम ने जो सजेशन दिया है वो देखती हूँ मैं। थैंक यू गाइस। Okay, Arfin Memon is saying, "Ke, can you just repeat what normal distribution is and what we have to do with p-value?" ओके, उसके लिए मुझे फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ओके आरफीन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सिंपली आपके पास ये एक छोटा सा कर्व है, ठीक है, इसको बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। ठीक है, अब जितनी भी चीजें आपके जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो इस बेल कर्व में कुछ इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी चाहिए उनको। ठीक है, ये हिस्टोग्राम है स्पेशली। ठीक है, इसमें ये होता है कि सपोज कि इसकी ही वापस से एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कि 2 डाइसेस को मैंने रोल आउट किया। ठीक है, अब उसमें मेरे पास नंबर्स 2 to 12 आ सकते थे। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये 10 नंबर वाले की मैं प्रोबेबिलिटी चेक करूँ। ठीक है, तो अगर ये मैं प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि वो 10 नंबर कितनी दफा आ सकते हैं अगर मैं 5 दफा जो है उस डाइस 2 डाइसेस को रोल कर रही हूँ। ठीक है, तो वो ये वाला जो है ये बार बनाएगा। ठीक है, आउटकम्स बता रहा है इसमें। अब इन केस अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो मैं ये जस्ट ये एरिया अंडर द कर्व इतना चेक करूंगी। ठीक है, इन केस अगर मुझे कोई कंटिन्यूस वेरिएबल जो होता है, क्योंकि उसमें मसला ये होता है कि आप कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते, तो उसमें ये सीन होता है कि हम फिर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन किसी भी फिक्स नंबर के उसको बोल देते हैं कि वहां तक चेक कर सकते हैं, ग्रेटर और लेस देन, लाइक सपोज 6 तक की। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी कि 6 से आगे जितने भी नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी मैं चेक कर रही हूँ, अगर मेरे पास ये कंटिन्यूस है जिसमें पॉइंट 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 वाली वाली डेसिमल वैल्यूज भी होंगी। ठीक है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी और दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू हम निकालते क्यों है, वो अगेन वो यही वाला कॉन्सेप्ट है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस वाला। ठीक है, होप सो आई हैव क्लियर्ड। ओके, एनीवन एल्स? आई थिंक नो वन। I think there are no more queries. ओके, Okay, so परफेक्ट। thank you so much, Umama. So nice to have you. Your insights and expertise made a significant impact, and we are grateful for your valuable contribution. And thank you all for being such an attentive and engaging audience today. And thank you so much. We'll meet in the next session, inshallah, of manuscript writing. Till then, stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.